चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर इवोल्यूशन। देखिए जो एनसीईआरटी में ये चैप्टर काफ़ी बिखरा हुआ है, काफ़ी फैला हुआ है, कोई लिंक नहीं बनी है इस चैप्टर की। तो अगर हम इस चैप्टर की लिंक बना लें तो ये काफ़ी इजी चैप्टर हो जाएगा, हमको समझने में आसानी होगी। और बेसिकली इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरीज ही बताई गई हैं थ्योरीज के ज़रिए। तो सबसे पहले हम लिंक बना लेते हैं कि एवोल्यूशन में हमको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। देखिए ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आप सबसे पहले सिर्फ इस पर ध्यान दें, ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। सो सबसे पहले व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ऑन अर्थ ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। ओके, बहुत लंबे समय से हो रहे चेंजेस किस किस में, पेड़ों की प्रजातियों में यानी कि प्लांट किंगडम की स्पीसीज़ में और एनिमल किंगडम की स्पीसीज़ में काफ़ी लंबे समय से हो रहे चेंजेस को ही इवोल्यूशन बोला गया है। ठीक है। सो सबसे पहले एनसीईआरटी कैसे बता रही है इवोल्यूशन को पढ़ने के पहले। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बताया है कि इवोल्यूशन को समझने के पहले हमको कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। हम डायरेक्ट इवोल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इवोल्यूशन तो ठीक है हुआ, इवोल्यूशन स्पीसीज़ का हुआ, स्पीसीज़ सब लिविंग फॉर्म्स होती हैं, पर ये लिविंग फॉर्म्स कैसे आई दुनिया में। तो फिर क्वेश्चन आया दुनिया का, तो फिर क्वेश्चन आया कि दुनिया कैसे बनी। दुनिया का जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन बना कि गैलेक्सी कैसे आई, यूनिवर्स कैसे आया। सो दीज आर द कॉमन स्टोरीज जो यहाँ इंट्रोडक्शन में चैप्टर में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमको एनसीईआरटी में पढ़ना है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज कैसे हुई, फिर हमारी अर्थ कैसे आई, और अर्थ के आने के बाद अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, कैसे एक लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ आई अर्थ पे, किस तरीके से। तो उसके लिए काफ़ी अलग अलग लोगों ने काफ़ी अलग अलग थ्योरीज दी हैं लाइफ के ओरिजिन को लेकर, और उन थ्योरीज को हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस। बायो टर्म रिलेटेड होता है, देखिए आप इस चार्ट को देखिए, बायोटर्म रिलेटेड होता है रिलेटेड टू लिविंग्स। ओके, सो बायो मीन्स लिविंग एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ लिविंग कैसे हुई, वो उन सारी थ्योरीज को हम बायोजेनेसिस बोलते हैं। सबसे पहले किसी ने पेनिस्पर्मिया की थ्योरी दी, जिसमें स्पोर्स वगैरह के बारे में बातें की गई है कि हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप एक लिंक बना लीजिए चैप्टर की कि कैसे क्या क्या है, ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में। ओके, सो किसी ने कह दिया कि कोई आया जो किसी जगह से पूरे यूनिवर्स में स्पोर्स डाल दिए गए और उस इन स्पोर्स से लाइफ का जन्म हुआ। लेकिन ये थ्योरी गलत बता दी गई। फिर बाद में स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी बताई कि ऐसा नहीं है, जो लाइफ है वो सड़ी गली चीज़ों से उत्पन्न हुई है। यानी कि कीचड़ से कोई मछली बन गई, कोई सड़े हुए पेड़ से मतलब किसी भी कोई सड़ी हुई चीज़ से, रॉक से कोई और ऑर्गेनिज्म बन गया। इस तरह उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इस थ्योरी को हम ये भी बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए मीन्स नॉन लिविंग, यानी कि बायोजेनेसिस जो हुई है वो नॉन लिविंग से हुई है। ए मीन्स बायोजेनेसिस अगर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद लुईस पास्चर ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी गलत है। तो उन्होंने बोला लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किए हैं और ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है। डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे हम। इसके बाद अब तक इन तीनों थ्योरी में किसी ने ये नहीं बोला था, किसी ने ये नहीं डिस्क्राइब किया था कि ठीक है लाइफ तो आपने बता दी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, पर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम्स ऑन अर्थ, कैसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म का उत्पन्न हुआ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो ठीक है, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी कहाँ से आई। तो उसके लिए फिर कई साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये दी गई थी ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो हमारे बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक के जो केमिकल्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल से बने हैं, और बाद में इनऑर्गेनिक जो बन गए हमारे मॉलिक्यूल्स, उनमें कुछ कुछ भी एक रिएक्शन हुई होगी और एक लिविंग कैप्सूल बन गया होगा। प्रॉपरली लिविंग लाइफ कैसे आई किसी को अब तक नहीं पता है। ठीक है। So this is the commonly or mostly accepted theory, chemical evolution of life, of how life came on earth। ठीक है। तो लाइफ कैसे अर्थ पे आई, सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन को ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। सो हाउ फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे। जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि लाइफ फॉर्म्स केमिकल इवोल्यूशन से आई है, लेकिन
जो बायोडाइवर्सिटी आज के ज़माने में हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अलग अलग स्पीसीज हैं। तो वो एक सिंगल लाइफ फॉर्म जब उस टाइम पर उत्पन्न हुई होगी, आई होगी, अराइज हुई होगी, उससे लेकर आज तक इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कैसे हो गई, इसके लिए भी लोगों ने कई अलग अलग थ्योरीज दी। सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी। इसमें फिलोसफर्स का मानना था कि जो भी जितनी भी डाइवर्सिटी है स्पीसीज की, वो डायरेक्टली कहीं से आई और सब जगह फैल गई। ठीक है, ऐसे के ऐसे एज इट इज़ जितनी भी स्पीसीज हैं अलग अलग ऑर्गेनिम्स की, वो डायरेक्ट बनी हुई, मतलब रेडीमेड आगे पूरे अर्थ पे फैल गई। ठीक है, लेकिन डार्विन ने ऐसा नहीं माना। डार्विन खुद अपनी शिप लेकर घूमे, सब जगह घूमे, उनकी शिप का नाम था HMS बीगल। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो इवोल्यूशन के द्वारा आई है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर चालू होता है इवोल्यूशन। जो टर्म इवोल्यूशन के सब हमारा डार्विन भैया ने दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज़ बेसिकली इवोल्यूशन? इवोल्यूशन कुछ नहीं है, इवोल्यूशन है मैकेनिज्म। उन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए ही इवोल्यूशन होता है। अब मैंने इस बॉक्स में बताया हुआ है कि बेसिकली व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, देखिए काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। सो नेचुरल सिलेक्शन इज अकर्स बाय द इनहेरिटेबल वेरिएशन। सो नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ उन स्पीसीज में हो सकता है जिनमें इनहेरिटेबल वेरिएशन डेवलप्ड हुए हों, यानी कि उनमें ऐसे वेरिएशंस, ऐसी असमानताएं पैदा हुई हों जो कि उनके बच्चों में भी इनहेरिट हो सकें। सिर्फ वही नेचुरल सिलेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि नेचर उसी वेरिएशंस को सिलेक्ट करेगा। देखिए सारी चीज़ें डिटेल में होंगी, लेकिन ये आपकी एक लिंक बन जाएगी क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ है ये। सो मीन्स नेचर सेलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिम्स विच कैन अडेप्ट इन चेंजिंग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। सो नेचर सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिम्स को अडेप्ट करेगा जो कि चेंजिंग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। और अडेप्ट किसके जरिए करेंगे? वेरिएशंस के जरिए। और यही मैकेनिज्म है किसकी? इवोल्यूशन की। ओके, सो ऐसे ही लिंक बना के आप पढ़िए हर चीज़ को। एंड दीज चेंजेस कम्स थ्रू इनहेरिटेबल वेरिएशंस। ओके, एंड वेरिएशन कैन डेवलप बाय ओनली टू प्रोसेसेस। अब जो वेरिएशन जो डेवलप होती हैं ऑर्गेनिज्म में, जो कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है, वो सिर्फ दो ही प्रोसेसेस के थ्रू अक्कर हो सकती है, किसी में हो सकती है। या तो उस बंदे के जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, कोई गलती हो जाए, और वो गलती अच्छी हो जो उसे अडेप्ट करने में मदद करे, तो ऐसी म्यूटेशन उसको हेल्प करेगी, ऐसी वेरिएशन उसको हेल्प करेगी, और वो नेचर सेलेक्ट कर लेगा, और ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। तो एक तो हो गया म्यूटेशन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन। जब गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं, तो हमारा हैप्लॉइड पेयर आता है, लेकिन हम होते हैं डिप्लॉइड। तो जो गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है, सेल चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे इस चीज़ को, तो इसके थ्रू भी वेरिएशन अकर होती है। अब ये आपको एक कॉमन आइडिया हो गया पूरे चैप्टर का कि कैसे हमको चैप्टर को आगे प्रोसीड करना है, और ये समरी भी हो गई है के हिसाब से। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमको क्या क्या करना है। सो अब हम रीडिंग करते हैं इस चैप्टर की। सो नाउ कमिंग टू इवोल्यूशन। एवोल्यूशनल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स है अर्थ की, कि कैसे अर्थ में इतनी सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो शुरुआत से लेके अभी तक आई हैं, बदली हैं, क्या चेंजेस हुए हैं उनमें। ठीक है, तो इवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो चेंजेज इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स टर्म फ्लावर से रिलेटेड लगता है, यानी कि स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा, प्लांट स्पीसीज। ठीक है, और एनिमल स्पीसीज को बोलते हैं फोना। ओके, सो द चेंजेस अकर इन फ्लोरा एंड फोना मिलियन ऑफ टाइम्स से जो अर्थ पे हुए हैं उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। इन ऑर्गेनिम्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। सो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ की मदद लेनी पड़ेगी, कि लाइफ का ओरिजिन समझना पड़ेगा कैसे हुआ। और इसे समझने के लिए हमको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को समझना पड़ेगा, यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो ये काफ़ी अलग अलग स्टोरीज इसमें बताई गई हैं लोगों ने। सो बेसिकली व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट? दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइफ, ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट ऑफ अर्थ। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में पूरी की पूरी समरी बता दी है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले कौन कैसे क्या क्या थ्योरीज आई थी। ठीक है, सो
इस पैराग्राफ में बेसिकली उन्होंने बताया है कि जब हम तारों को देखते हैं तो हम बेसिकली पास्ट में देख रहे होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जब किसी तारे से, यूनिवर्स में कोई तारा है, स्टार है, उससे जब देखिए हमें कोई भी चीज़ कब दिखती है, जब उस चीज़ पर लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए तो हमें वो दिखने लगती है। तो इसी तरह अगर तारों पर जो लाइट पड़ी होगी और वो हमसे काफ़ी दूर हैं, डिस्टेंस में काफ़ी दूर हैं, और उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, इतनी डिस्टेंस को कवर करने में उस लाइट को काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी इतना टाइम लग जाता है कि लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आ रही है, रास्ते में है, पर जब तक वो जिस तारे से आई हुई होती है वो तारा जब तक नष्ट भी हो चुका होता है। तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, सैकड़ों सालों लग जाते हैं उस लाइट को आने तक। तो जब तक उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आता है, हम ओरिजिनली, या शायद वो तारा वहाँ हो भी ना, और उसको आने में काफ़ी समय ऑलरेडी लग चुका होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जिस चीज़ को आज देख रहे हैं, तारे के रूप में यूनिवर्स को देख रहे हैं, वो काफ़ी पहले आई है। यानी कि उस वो बेसिकली हम अपेरेंटली हम पास्ट को देख रहे हैं। ठीक है। सो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही है। सो द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बहुत ही अच्छी यूनिक इवेंट है। द यूनिवर्स इज़ वास्ट, यूनिवर्स सबसे बड़ा है। ठीक है। अर्थ एक छोटा सा दरिया है, उसमें छोटी सी एक चीज़ है, अर्थ कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के सामने। सो अब वही सब थ्योरीज हैं कि कितना कौन क्या पुराना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देखेंगे। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए सबसे पहले थ्योरी आई थी बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे कई सारे टुकड़े हुए यूनिवर्स में, और वो छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के रूप में बट गए। इसी तरीके से हमारी अर्थ भी बन गई, और ये अर्थ आई हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। ये इस चैप्टर में ये इस पैरा में बताया गया है। सो इट्स टॉक ह्यूज एक्सप्लोजन एंड इमेजिबल इन फिजिकल फॉर्म्स में काफ़ी बड़ा था। द यूनिवर्स एक्सपांडेड, यूनिवर्स फिर एक्सपांड हुआ। द टेम्परेचर, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम उस टाइम पे ज़्यादा नहीं थे, बाद में बने हैं। द गैसेज कंडेंस्ड, देखिए टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगी। ठीक है ना, पार्टिकल्स पास में आएंगे गैसेज के। ओके। सो कंडेंसेशन होने की वजह से गैसेस कम हुई, और जो वो गैसेस का जो है वो वेपर वेपर बनी होंगी। ठीक है। अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, इस तरह से हमारी गैलेक्सी बन गई। सो बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, फिर यूनिवर्स ठंडा वंडा हुआ। ठीक है। उसके बाद गैलेक्सी बन गई। उसके बाद इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसी काफ़ी गैलेक्सी होती हैं और हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें अर्थ है। अर्थ वाज सपोज टू फॉर्म्ड इन 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है। देयर वाज नो एटमोसफेयर, शुरुआती अर्थ में कोई एटमोसफेयर नहीं था। ठीक है। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम, जो गर्म जो लावा था उसमें से अमोनिया, मीथेन, ये सब रिलीज हो रही थी सरफेस पर। ठीक है। अब द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो यूवी रेज है जो कि सन से आ रही थी, उसने वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सेम उसी तरह जिस तरह प्लांट के फोटोसिंथेसिस में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में ये प्रोसेस होती है। ठीक है। उसी तरह H2O को डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जो इसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट होने से हाइड्रोजन लाइट था तो वो ऊपर उड़ गया, ऑक्सीजन नीचे रह गई। यानी कि और फिर ऑक्सीजन कंबाइंड होके अलग अलग उससे और भी लावा से जो जो चीज़ें निकल रही थी, अमोनिया, मीथेन वगैरह, उनसे रिएक्शन करने लगा। ठीक है। जिससे कि काफ़ी अलग अलग चीज़ें और बनी। इसी तरीके से ओजोन लेयर बन गई। देखिए किस तरह हमारी अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, गैलेक्सी के बाद अर्थ बनी, अब अर्थ पे एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है। ठीक है। ओजोन लेयर बनी, फिर इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब कम हुआ, तो अर्थ कूल हुई, वाटर वेपर हुई, रेन हुई। रेन के बाद से जो रेन होने की वजह से ओशियंस बन गए। सो इस तरीके से अर्थ आ गई। इसके बाद हमारी अर्थ आई 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसके 500 मिलियन साल बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ, लाइफ अपीयर हो चुकी थी अर्थ पे। अब क्वेश्चन ये है कि डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, के अब ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि स्पोर्स थे। अर्ली ग्रीक थिंकर सोचते हैं कि कुछ स्पोर्स थे
जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पर गए और उन्होंने लाइफ को जन्म दिया। ठीक है, तो पेनिस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। तो कई पेनिस्पर्मिया थ्योरी को कई एस्ट्रोनॉमर्स आज भी मानते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ कम ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर। ठीक है, और इसको क्या बोला, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कई लोग ये भी मानते थे कि लाइफ सड़ी गली चीज़ों से उत्पन्न हुई है, और इसको क्या बोला, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसी प्रोसेस को बोला थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, लुइस पास्चर, फिर आए लुइस पास्चर। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। उन्होंने ऐसा किस तरीके से किया, उनका एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने एक प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया, एक ट्यूब फ्लास्क लिया जिसको स्टरलाइज किया, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह से फ्री कर दिया बिल्कुल। ठीक है और उसमें मरी हुई ईस्ट डाली, और एक दूसरा फ्लास्क लिया जिसको उन्होंने स्टरलाइज नहीं किया हुआ था और ओपन एयर में रख दिया, और उसमें भी ईस्ट डली हुई थी। तो उन्होंने देखा क्या, तो जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिम्स थे, जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी पनपे होंगे, वो किस में आए, किल्ड ईस्ट से आए। ठीक है ना, और जो एयर में रखी हुई थी उससे आए। ठीक है, उस वाले फ्लास्क में आए, स्टरलाइज फ्लास्क वाले में नहीं आए। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस। तो लुइस पास्चर ने ये तो बिल्कुल खरे से नकार दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, हाउ एवर, पर लुइस पास्चर इसका आंसर अभी भी नहीं दे पाए थे कि हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। तो इसके बाद रशिया के जो ओपेरन साइंटिस्ट थे और इंग्लैंड के जो हेल्डेन थे, उन्होंने प्रपोज किया। देखिए, प्रपोजिशन और थ्योरी में डिफरेंस होता है। थ्योरी बिल्कुल फैक्ट हो जाती है, प्रपोजिशन कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ प्रपोजिशन दे रहे हैं, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। ठीक है, so Oparin of Russia and Halden of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन हुई और एक लिविंग सेल का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और इसको बोल दिया उन्होंने पूरी प्रोसेस को केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है ना, सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, द कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टोन। ऐसा उन्होंने क्यों माना, क्योंकि उस टाइम पे जब अर्थ जब पुराने समय में थी, जब नई नई फॉर्म हुई थी, तो उस टाइम पे रिड्यूसिंग नेचर था। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी हाई था, वॉल्केनिक स्टोन्स थे, और काफ़ी CH4NH3 ये सारी ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। तो ऐसा ही सेम कंडीशन SL मिलर ने, एक साइंटिस्ट थे दूसरे, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, किनके, हेल्डेन और रशिया वो ओपेरिन के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए इस SL मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिमिलर कंडीशन डेवलप की जैसी प्रीवियस अर्थ में थी। लेबोरेटरी में उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह की, और काफ़ी बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर तैयार कर लिया जैसे पुरानी अर्थ में था, अमोनिया जो सब डाल डूल गए और गर्म कर दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि काफ़ी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बन गए थे, यानी कि अमाइनो एसिड्स के फॉर्मेशन को देखा। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट काफ़ी अलग अलग लोगों ने किए, और उन्होंने, कुछ लोगों ने शुगर्स बनते हुए देखी, कुछ लोगों ने नाइट्रोजन बेसिस बनते हुए देखी जो कि DNA में रहती हैं, कुछ लोगों ने पिगमेंट या फैट्स बनते हुए देखे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिम्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, सो द एनालिसिस ऑफ मेटेरियोट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स। तो जो मेटेरियोट जो हमारे पृथ्वी पर या स्पेस में साइंटिस्ट को मिले, उसका भी उन्होंने जब एनालिसिस किया तो उसमें भी सिमिलर टाइप का कंपाउंड का जो मिक्सचर था वो मिल रहा था। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही प्रोसेसेस कहीं और स्पेस में कहीं और भी हुई है। ठीक है, सो दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजक्टर स्टोरी। तो सिर्फ इसी लिमिटेड एविडेंस की वजह से हम केमिकल इवोल्यूशन को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए, हाउ लाइफ फॉर्म कम ऑन अर्थ, इसलिए केमिकल इवोल्यूशन को ही हम मान लेते हैं कि हाँ चलो केमिकल इवोल्यूशन से लाइफ फॉर्म अराइज हुई है। लेकिन असलियत में क्या है, वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। लेकिन हमें क्लियरली अभी तक आज तक नहीं पता है कि एक
सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे अराइज हुआ? सो द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 मिलियन ईयर्स बैक। सो 3 बिलियन ईयर बैक पहले शायद कोई ऐसी फॉर्म आई होगी। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। देखिए ये मिलर्स का एक्सपेरिमेंट है, उसने फ्लास्क में ये सारी पूरी कंडीशन डेवलप करी थी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनते हुए देखा था, ठीक है। दिस कैप्सूल प्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, वो शायद अपने देखिए स्टोरी है वो अब सब अंदाजा लगा रहे हैं। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट में ओनली। तो सारी की सारी सेल्स कहाँ थी स्टार्टिंग में? वाटर एनवायरनमेंट में, क्योंकि काफ़ी बड़े डिप्रेशन थे, जो इतनी ज़्यादा गैसेस जो थी हमारे एटमॉस्फेयर में एक साथ कंडेंस हुई, तो उसने पूरे की पूरी पृथ्वी को पानी से भर दिया था। सो इस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, इस बायोजेनेसिस की थ्योरी को, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। यानी कि कौन सा वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस? केमिकल एवोल्यूशन को ही काफ़ी लोगों ने मान लिया। हाउ एवर वंस फॉर्म, लेकिन अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ साइंटिस्ट के दिमाग में कि चलो ठीक है, बन गया, एक बार लाइफ आ गई, लेकिन उस लाइफ से हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड, कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में, कैसे बनी होगी? तो यहाँ से क्वेश्चन हुआ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसके लिए अलग अलग थ्योरी अब लोगों ने दी। तो पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों ने स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताया। तो उस थ्योरी में क्या था कि 3 चीज़ें बोली गई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो पहले में क्या है? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स और स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ऐसे कि ऐसे आ गए प्लेनेट पर, ठीक है, सारी की सारी स्पीसीज। दूसरा पॉइंट क्या था स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी में? दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम। ये जो डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज की, वो पहले भी ऐसी थी, आगे भी ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होना। और तीसरा ये था कि दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। ये फिर भी ठीक था कि अर्थ इतनी पुरानी है, पर 4000 ईयर्स ओल्ड बोला नहीं, सही नहीं था, गलत था, सॉरी। नाउ ऑल दिस आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में डार्विन ने ये सारे के सारे इसकी जो स्पेशल क्रिएशन के जो आइडिया थे उनको सबको चैलेंज कर दिया। किस बेसिस पे? उनकी ऑब्जर्वेशन पे। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की? उन्होंने बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयेज इन अ सेल शिप, वो अपने शिप से जिसका नाम था HMS बीगल, पूरे वर्ल्ड के चक्कर काटने निकल गए, ठीक है। और उन्होंने कॉन्क्लूड किया दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी टू वरिंग डिग्री। जो आज की लिविंग फॉर्म्स हैं वो काफ़ी सिमिलरिटीज़ शो करती हैं पुराने जो ऑर्गेनिम से उनके साथ। और ये उनको कैसे पता चला? और वो अलग अलग जगह पर जब गए थे अपने व्हीकल से, तो काफ़ी उन्हें बीच में आइलैंड वगैरह मिले, वहाँ उन्होंने फॉसिल्स पुराने मतलब काफ़ी उनको चीज़ें मिली, और उनको जब एनालाइज किया तो वो काफ़ी मैच कर रहे थे आज की स्पीसीज से, ठीक है ना। So Charles Darwin concluded that existing life forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with life forms that existed million of years ago, ठीक है। Many of such life forms do not exist anymore, आज के समय में वो life forms हैं भी नहीं, extinct हो चुकी हैं। There had been extinction of different life forms in the years gone by, just as new form of life arose at different periods of history of Earth. अर्थ की डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्पीसीज पैदा हुई, और कुछ बची, कुछ नहीं बची, कुछ रह गई, कुछ एक्सटेंड हो गई, ठीक है। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इस तरीके से डार्विन ने माना कि इवोल्यूशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे हुआ है लाइफ फॉर्म्स का। सो एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ बिल्ट इन वेरिएशन होते हैं, कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं, ठीक है। दोज कैरेक्टर्स विच आर इनेबल टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, और वो वेरिएशन उनको इनेबल करती हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। उनको एडेप्टेशन देती हैं वो वेरिएशन, कि जिससे वो अपनी आउटब्रीड वहाँ पे और ज़्यादा अपनी प्रोजेनी फैला पाएँ, ठीक है। अनादर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस। उन्होंने इस नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस को एक और वर्ड भी दिया, दैट फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। और फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन किससे डिफर करती थी? ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस,
उन्होंने माना कि जो जितनी ज़्यादा अपनी प्रोजनी छोड़ेगा वो उतना ही इस अर्थ पे बच सकता है, रह सकता है, ठीक है। एंड दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजनी देन अदर्स, ओके। दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, वही सर्वाइव ज़्यादा करेंगे। एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, और सिलेक्ट नेचर भी उनको ही ज़्यादा सिलेक्ट करेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन उनकी सबसे ज़्यादा है। तो नेचर उन्हें ही एडेप्ट करता जाएगा, ठीक है। उनमें ऐसे वेरिएशन डेवलप होते जाएंगे तो नेचर उनको अडेप्ट कर लेगा। तो और उन्होंने इसको बोला, ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और इसको मैकेनिज्म बताया एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन जो होता है ऑर्गेनिम्स में वो किसके जरिए होता है, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस जो एक और साइंटिस्ट है, वो भी सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही कंक्लूजन पे पहुंचे उसी टाइम में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स आर रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। कुछ समय बाद कुछ नए टाइप के ऑर्गेनिज्म भी मिले। ऑल दीज एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, वो काफ़ी कॉमन एंसेस्टर्स को भी शेयर करते थे। हाउएवर दीज एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, लेकिन वो एंसेस्टर जो थे वो काफ़ी अलग अलग टाइम में, जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ टाइम में अर्थ के में प्रेजेंट रहे थे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी अर्थ की, जो भूभाग की जो हिस्ट्री थी, वो काफ़ी मैच करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री से, जो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिम्स की हिस्ट्री से, ओके। सो अ कॉमन परमिशबल कंक्लूजन दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, अर्थ काफ़ी पुरानी है, ठीक है। नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एज वर थॉट अर्लियर, ऐसा नहीं कि हजारों साल, बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, ठीक है। ये था। अब यहाँ तक हमने क्या देख लिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब आपको वो चार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन हो चुका है अभी तक। एवोल्यूशन अभी तक सब मान चुके हैं कि लाइफ जो थी, जो डाइवर्सिटी है, वो किसके थ्रू आई है, एवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। एवोल्यूशन वाली थ्योरी डार्विन की सबने एक्सेप्ट कर ली कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एवोल्यूशन के थ्रू आई है। और जो एवोल्यूशन किसके थ्रू हुआ है, एवोल्यूशन किसके थ्रू हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, नेचर सेलेक्ट करता है स्पीसीज को, ठीक है। और नेचर किस किस स्पीसीज को सिलेक्ट करता है, नेचर उन स्पीसीज को सिलेक्ट करता है जिसमें वेरिएशंस होती हैं, और वो वेरिएशन उनको इनेबल करती हैं, उनको एडेप्टेशन देती हैं उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में लिव करने के लिए, जीने के लिए, ठीक है। तो नेचर सिर्फ उन्हीं स्पीसीज को एडेप्ट करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोल दिया नेचुरल सिलेक्शन। और ये थी हमारी डार्विन की थ्योरी। अब डार्विन ने जब वो एचएमएस बीगल से घूम रहा था तो उसे ऐसे क्या क्या एविडेंसेस मिले एवोल्यूशन के, वो हम देखेंगे। यानी कि फॉसिल्स वगैरह वो सारे एविडेंसेस थे एवोल्यूशन के, ठीक है।